हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखिए, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक हमारा आता है केनीशियन इकोनॉमिक्स में। अब जब हम केनीशियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो दिसंबर 2015 में नेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया। अब डायरेक्टली उन्होंने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में मेंशन तो नहीं किया, लेकिन स्टिल क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स, इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली पूछा इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्टर्स एज पर कीन्स। अगर हम लोग ये क्वेश्चन नहीं पढ़ कर गए, ये टॉपिक नहीं पढ़ कर गए, तो हम लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है और इन्वेस्टमेंट एज पर कीन्स यहाँ पे क्या बोला गया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है। तो दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन था। तो अगर अब इसी तरीके से हमें पढ़ना है तो हमें एक और क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, दैट इज कि क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड किस पे डिपेंड कर रहा है। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर भी किया था आपके साथ, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है एज पर क्लासिकल्स। तो क्लासिकल जब थियरी में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था एज पर द क्लासिकल्स लोनेबल फंड थियरी हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एज पर क्लासिकल्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा हमने कोई और फैक्टर नहीं देखा था इन क्लासिकल्स केस। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमें पूछा है कि कीन्स के अकॉर्डिंग वो कौन से दो फैक्टर्स है जिसपे इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड करता है। तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हमने नहीं पढ़ा। तो इसीलिए आप लोग देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में बोला भी है कि नेट के रिगार्डिंग कोई भी एक बुक उठा लीजिए मार्केट से, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे उपकार की बुक है, या कोई भी अवेलेबल ऑप्शन है मार्केट में, आप लोग जाइए देखिए कि कौन सा अवेलेबल ऑप्शन है, कौन सा आपको उठाना है। तो उसमें आपको क्या करना है, वो बुक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए चाहिए, तो दैट आपको पता चले कि जहां से भी जिस भी रिसोर्स से आप पढ़ रहे हैं कि क्या आपकी जो टेक्निक है वो सही है, क्या वहां से क्वेश्चंस निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जहां मर्जी से पढ़िए, लेकिन आप लोगों के जो क्वेश्चंस होने चाहिए लास्टली वो होने चाहिए सॉल्व। क्योंकि जब भी हम एग्जाम देते हैं हमारा एक ही टारगेट होता है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सके, मैक्सिमम स्कोर कर सके। इसीलिए अपने डेस्क पे एक बुक रखिए नेट की, कोई भी इकोनॉमिक्स की नेट की बुक उठाइए सो दैट आपको चीजें समझ आए। और इसके लिए जो मैंने रेफर की है बुक, दैट इज एच एल आहूजा। मैंने एच एल आहूजा रेफर की है। बाकी आप कोई भी रिसोर्स रेफर करते हैं तो बस एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि वो बुक पढ़ने के बाद, वो टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर बुक से कि क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उस पर्टिकुलर पेपर में, जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, कि क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मुझसे। अगर हो रहे हैं देन गो फॉर दैट बुक, अदरवाइज ड्रॉप इट। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने जितना भी किनेशियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, तो एक डायग्राम जो हम बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं अभी तक, वो कौन सी थी, वो हमारी ये वाली डायग्राम थी, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट आता था, वाई एक्सिस पे हमारा एग्रीगेट डिमांड आता था, और यहाँ पे हमारे पास आता था y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और यहाँ पे हमारे पास एक कर्व होती थी दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड कर्व सी प्लस आई। और अगर आप लोगों को ये कर्व याद होगी तो हम बोलते थे एट दिस पॉइंट, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमारा लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमिन होता है इकोनॉमी में। तो हम बोल रहे हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है इकोनॉमी में, y1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, हम कई बार क्या होते हैं, हम इस पॉइंट से कई बार डिविएट हो जाते हैं। लेट्स से हम y2 पे आ गए। अगर आप y2 पे आ गए तो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये वाली कर्व ऊपर है किसके, सी प्लस एस कर्व के। इसका मतलब एट वाई टू पे मेरा क्या है, एट वाई टू मेरे पास सी प्लस
सी प्लस आई इज ग्रेटर देन सी प्लस एस, यही है इसका मतलब आई इज ग्रेटर देन एस। ठीक है। और हमारा इक्विलिब्रियम दैट इज y1 पे क्या था, c प्लस एस इज इक्वल टू c प्लस आई, बिकॉज इंटरसेक्ट कर रही थी कर्व। और हम लोग वहां से बोल रहे थे कि इक्विलिब्रियम पे हमारा s इज इक्वल टू आई होता है, और y2 पे मेरा i ग्रेटर देन s है। इसी तरीके से अगर मैं y3 पॉइंट ले लूं, एट y3 मेरे पास क्या है, c प्लस एस इज ग्रेटर देन c प्लस आई। तो तो मेरे पास s इज ग्रेटर देन i। तो हम लोग यहाँ पे y1, y2, y3 के अकॉर्डिंग ये चीज सोच पा रहे हैं कि जब भी हमारा इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमेशा हमारे पास s इज इक्वल टू आई होता है। लेकिन अगर हमारा आउटपुट लेवल लेस देन इक्विलिब्रियम पॉइंट से बन रहा है, y1 से कम लेवल पे आपका आउटपुट है, y2 पे है, तो उस समय हमारा i ग्रेटर देन s होगा। और अगर हमारा आउटपुट y1 से ज्यादा है, y3 पे है, तो हमारा सेविंग ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी में। तो हमें ये चीज समझ आई। तो हम लोगों ने ये चीज कंक्लूड किया, एट इक्विलिब्रियम हमारे पास s इज इक्वल टू आई है इकोनॉमी में, यही है। तो इसी चीज को, यही जो हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, वो इसी चीज के बारे में बात करती है कि जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, वहां पे हमें क्या मिलने वाला है, वहां पे हमें मिलने वाला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। क्या मिलेगा वहां पे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। क्लियर। तो ये है आपका कीन्स का सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। पहले समझ लीजिए, फिर राइटअप पढ़ाऊंगी लास्ट में, और राइटअप मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज हिट द लाइक बटन। और साथ ही मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लग रही हैं, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे इस कर्व को यूज किया था। लेकिन वाइल डिस्कसिंग द सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कर्व चेंज करते हैं। यहाँ पे हम सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व को यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सॉरी, हमारे पास क्या है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, और एक्स एक्सिस पे वी हैव द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। हमारे पास लेवल ऑफ आउटपुट है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। या तो हम यहाँ पे जब कीन्स इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, मैं जो टर्म यूज कर रही हूँ प्लीज नोट डाउन। इन्वेस्टमेंट को वो बोलते हैं दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो कीन्स के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने क्या लिखा, मेरा आई बार क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम लेवल इन द इकोनॉमी। प्लीज नोट इट। और मुझे दूसरे कर्व क्या चाहिए, मुझे दूसरी कर्व चाहिए सेविंग कर्व। तो कंजप्शन फंक्शन जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो मेरा कंजप्शन है दैट इज इक्वल टू सी बार, दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, प्लस सी स्मॉल सी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड वाई डी। सी बार ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है, जो कंजप्शन आपका इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम लेवल होता है। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, आप तब भी कंज्यूम कर रहे हो, आप अर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन आप स्टिल कंज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पे आप फैमिली से पैसा लेके कंज्यूम कर रहे हो, तो डिपेंड कर रहे हो आप फैमिली पे, लेकिन आप रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम लेवल आप कंज्यूम कर रहे हो। ये जो सी बार है, ये इसी कंजप्शन लेवल को डिपिक्ट करता है, और हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन लेवल। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन लेवल। वाईडी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब इट इज इट इज इनकम माइनस टैक्स, क्योंकि जो खर्चने के लिए पैसा हमारे पास कौन सा है, जो हमारा टैक्स के बाद बचता है, दैट इज वाईडी। और सी क्या है, इस इनकम लेवल में से आप कितना परसेंट कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्योंकि आपको पता है आउट ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम आप कुछ कंज्यूम करोगे और कुछ क्या करोगे, सेव करोगे।
अब यहाँ पे हमारा वाई डी इज इक्वल टू सी प्लस एस है, और मुझे क्या चाहिए, आई डोंट नीड माई कंजप्शन कर्व, मुझे यहाँ पे सेविंग कर्व चाहिए। तो सेविंग कर्व निकालने के लिए मैं सी की जगह सी बार प्लस सी वाई डी डालूंगी प्लस एस। तो यहाँ पे वाई डी माइनस सी बार माइनस सी वाई डी इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास मेरी सेविंग कर्व आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार, मैंने इसको अरेंज किया तो मेरे पास आया 1 - सी वाई डी। तो मेरे पास ये जो मेरा माइनस सी बार है, ये मेरा क्या है, डिस सेविंग, कि मेरा जो पैसा मैंने सेव किया हुआ था जब मेरे पास इनकम नहीं थी, तब भी मैं कुछ पैसा क्या कर रही थी, कंज्यूम कर रही थी। तो ये मेरा ओरिजिन है, और ये जो माइनस सी बार है, लेट से ये मेरा पॉइंट है माइनस सी बार। तो यहां से मेरी सेविंग कब आएगी, जो मेरा क्या है, माइनस सी बार प्लस 1 - सी वाई डी। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास जो आया मैंने लिख दिया। और इक्विलिब्रियम हमने कहाँ पे देखा, हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ पे देखी, जहां पे एस इज इक्वल टू आई होगा, तो दिस इज द लेवल ऑफ इनकम जहां पे मेरा क्या है, एस इज इक्वल टू आई। और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच मुझे बताता है कि ये जो लेवल ऑफ इनकम है, दिस इज माई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। लेकिन हमारे दो और पॉइंट्स के बारे में हमने बात की थी, कौन कौन से, नंबर वन, जहां पे हमारा क्या था, एस ग्रेटर देन आई, और दूसरा एस लेस देन आई, यही था। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, दैट इज y1, और एक पॉइंट हमारा आ गया y2। अगर आप यहाँ फिगर में देखेंगे एट y1 पे मेरा क्या है, y1 में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज ग्रेटर देन सेविंग, आई इज ग्रेटर देन एस। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। यहाँ पे वापस आइए, एट y2, y2 पे हमारा क्या था, एट y2 आई इज ग्रेटर देन एस। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा एट y1 वहां वाला y2, तो आई इज ग्रेटर देन एस, वही सेम है। और y2 पे क्या होगा, एट y2 आई इज लेस देन एस, आई इज लेस देन माई एस। तो अब हम इन दोनों को देखेंगे वन बाय वन, और फिर हम राइट अप पे आएंगे। एट y1 में हम लोगों ने क्या देखा, आई इज ग्रेटर देन एस, इसका मतलब हमारा आई क्या बता रहा है, आई मेरा बता रहा है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बता रहा है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप लोगों को प्लान का मतलब क्या है, जो भी आप सोच रहे हैं कि इतना होना चाहिए, इज ग्रेटर देन एस। एस रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेविंग है, कितना पैसा बैंक्स के अंदर आ गया सेविंग पे, दैट इज माई एक्चुअल। मैंने प्लान किया था कि आई होगा, लेकिन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दैट इज आई इज ग्रेटर देन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट लिख दूं मैं यहाँ पे, या सेविंग लिखो। ये टर्मिनोलॉजीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मे बी कहीं एग्जाम में सेविंग की जगह एक्चुअल इन्वेस्टमेंट लिखा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज नोट डाउन करिए इस चीज को। इसका मतलब अगर प्लान इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग्स है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एस सी प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर मेरा सेविंग कम है तो इसका मतलब क्या ज्यादा है, कंजप्शन ज्यादा है, इसका मतलब कंजप्शन इज हायर। क्या मतलब है इसका, कंजप्शन इज हायर बिकॉज y इज इक्वल टू सी प्लस एस। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो अगर मेरा कंजप्शन हायर है, इसका मतलब इकोनॉमी में डिमांड इज मोर, डिमांड इज हायर बिकॉज एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी इन केस ऑफ क्लोज इकोनॉमी, एंड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी। इसका मतलब यहाँ पे जितना भी हमने प्रोडक्शन किया वो तेजी से बिक रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इन्वेंट्री फॉल हो गया। अनप्लैंड फॉल इन इन्वेंट्री, अनप्लैंड फॉल इन इन्वेंट्री। जब अनप्लैंड फॉल इन इन्वेंट्री होगा, इसका मतलब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मतलब है
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मैं अभी आपको डायग्राम में भी ये चीज दिखाऊंगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और हम क्या करेंगे, हम वापस से इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ जाएंगे। आप यहाँ पे वापस से देखिए, अगर आप यहाँ पे हो तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो हम इस साइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो हम लोग यहाँ पर, सॉरी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हमारा जो लेवल ऑफ इनकम है इकोनॉमी के अंदर वो भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, कंजप्शन बढ़ा, डिमांड बढ़ी तो अनप्लान्ड फॉल इन इन्वेंट्री हो गया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया, प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी। और इसी तरीके से अगर हमें Y2 लेवल पे देखना होता तो इसका रिवर्स हम लिखते, Y2 पे क्या होता, प्लान इन्वेस्टमेंट लेस देन होता एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे, तो कंजप्शन कम था, कंजप्शन कम है, डिमांड कम है, डिमांड कम है, तो हमारे पास इंक्रीज होता है इन्वेंट्री का। जब इन्वेंट्री बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो गई तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना कम करेगा, तो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना कम करेगा और एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी, प्रोडक्शन फॉल करेगी। तो हम उस समय क्या करते, हम उस समय रिवर्स डायरेक्शन पे मूव करते। क्या करते हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व में इस तरीके से यहाँ पे आते हैं और हमारा आउटपुट इधर फॉल करता। क्लियर? तो राइट अप अभी पढ़ाऊंगी और हम वापस से लास्ट में ऑब्जेक्टिव में आएंगे। द Keynesian approach to determining national income focuses on the relationship between saving and investment, जैसे अभी हमने देखा। यहाँ पे सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो याद रखना, जब हम किनेशियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात होती है, लेकिन मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ये वाली कर्व थी, कौन सी वाली कर्व, ये वाली, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये मेरे को क्या बता रही है, ये मुझे बता रही है टोटल सप्लाई कितना है इकोनॉमी के अंदर, टोटल प्रोडक्शन कितना है। इनडायरेक्टली ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनती है, क्या बनती है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में भी बात करते हैं और एग्रीगेट डिमांड कर्व के भी बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे नंबर सेकंड पॉइंट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, दैट इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू कीन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अगर आपको कहीं ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो याद रखना, दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। ठीक है, एंड देयर इम्बैलेंस कैन इफेक्ट नेशनल इनकम, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होता तो हम YE से डिविएट कर जाते हैं, या हम Y1 में चले जाएंगे या हम Y2 पे चले जाएंगे। He argued that investment is driven by factors like interest rate and business expectation। और यहाँ पे आप लोग को समझ आया होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है कि हमारा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है किनीशियन केस में वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, बिजनेस एक्सपेक्टेशन के बारे में जब हम MEC पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वहां पे हम बिजनेस एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि कीन्स ने किसके बारे में बात की, इंटरेस्ट रेट, बिजनेस एक्सपेक्टेशन के बारे में। वाइल सेविंग्स डिपेंड अपॉन इनकम लेवल, इनफैक्ट हमें यहाँ पे भी दिख रहा था, जब मैंने आपके साथ डायग्राम डिस्कस की थी तो मैंने यहाँ पे आपको बताया सेविंग कर्व की, x is equal to minus c bar plus 1 minus c yd, yd is what, yd is your disposable income। इसका मतलब सेविंग डिपेंड्स अपॉन योर इनकम लेवल। तो हम लोगों ने पहले भी देखा, यहाँ पे वापस देख लिया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनकम डिटर्मिनेशन प्रोसेस, कीन्स प्रपोज दैट नेशनल इनकम रीचेस इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, दोनों पहली वाली डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो आप सिंपली लिखना कि जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है, इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, बिजनेसेस इंक्रीज प्रोडक्शन, रेजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, जो मैंने अभी आपको बताया पॉइंट। कन्वर्सली, इफ डिमांड इज लेस, इट लीड्स टू रिड्यूस प्रोडक्शन एंड इनकम।
अब यहाँ पे रोल ऑफ मल्टीप्लायर है, जब मैं मल्टीप्लायर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको साथ ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जो कीन्स की सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, ये हमारा टॉपिक था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही अभी तक आपका क्या होम असाइनमेंट आपके लिए क्या है, आप लोग कोई भी एक बुक लीजिए नेट इकोनॉमिक्स की। ठीक है, कोई भी एक बुक मार्केट से उठा लीजिए। जितने भी आप लोगों को पास्ट ईयर पेपर्स है, आपको बेसिकली उस पे फोकस करना होता है, पास्ट ईयर पेपर्स। और अगर आप लोग खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग सही डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। नहीं कर पा रहे, कुछ गलती हो रही है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, आप आराम से समझिए, पेन और पेपर लेकर बैठिए क्लासेस के लिए। जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं उसको मल्टीपल रिवीजन दीजिए। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं आपको, रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करनी है, सो दैट एग्जाम में आप लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फीडबैक अपना जरूर शेयर करिए। थैंक यू।